हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आखिर उड़ जहाज पर पंछी फिर जहाज पर आए। अब सर सोच रहे होगे कि सर ये कविताएं दोहा क्यों सुना रहे हैं। बेटा एक समुद्री जहाज़ में एक चिड़िया होती है। वो चिड़िया वहीं पर रहती है और वो उड़ना सोचती है कि कहीं बाहर निकल करके दुनिया घूमा जाए। जैसे ही वो बाहर निकलती है चारों तरफ उसको पानी ही पानी दिखाई देता है, कोई ऑप्शन नहीं दिखता। फिर लौट करके फिर उसी जहाज़ पर आती है। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोगों ने सोचा कि अब कोविड काल ख़त्म हो गया है, जो पैंडमिक था वो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है हम लोगों ने। फिर ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू हुई, ऑनलाइन हम लोग पढ़ने लगे थे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू हुई। ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही ये देखो फिर से वहीं पर हम लोग लौट के आए हैं कि ऑनलाइन मोड से ही। तो वही दोहा याद आया मुझे। एनीवे, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग एंजॉय करेंगे, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे और पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ेंगे कि कभी हमें ऐसा फील ना हो कि हम ऑफ़लाइन को मिस ना करें। मिस तो करेंगे यार, मिस तो मैं करूँगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप लोग को बिना पीटे मुझे सुकून नहीं मिलता है। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ बेटा, हम लोग आज क्लास 12th का जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। वो पहला चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर है पहला वाला, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वो हमारा आज चैप्टर पहला है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि मतलब जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो बेटा, पहली चीज़ तो जान लो कि रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक प्रोडक्शन, री का मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। यानी किसी भी जीव से एक नए जीव का बनना, किसी भी जीव से एक नए जीव का बनना, वो क्या कहलाता है बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक ना, किसी भी जीव से नए जीव का बनना वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब ये बेटा, अब ये रिप्रोडक्शन है क्या चीज़, पहले इसको जान लो बेटा। ठीक ना, रिप्रोडक्शन है क्या चीज़, इसको देख लो। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सबसे पहले ये रिप्रोडक्शन है क्या चीज़। ठीक ना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस offsprings, ability to produce offspring, new offspring बेटा, ability to produce new offspring to ensure continuity बेटा। राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक ना, बोल भी रहा हूँ, इसको लिख लेना। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेटा संतान, ठीक ना। कंटिन्यूटी ऑफ, एक मिनट बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ऑफ वंस स्पीसीज लिख लीजिएगा, ऑफ वंस स्पीसीज, ठीक ना, कंटिन्यूटी ऑफ वंस स्पीसीज। देखो बेटा कि मतलब किसी भी स्पीसीज की, किसी भी एक स्पीसीज की वो क्षमता जिसमें वो एक नए ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस कर सके। नए ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, नए ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस कर सके, उसी को हम कहते हैं बेटा रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, तो आप बता सकते हो, ठीक ना। बिल्कुल अपने सिमिलर स्पीसीज को, अपने सिमिलर इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक ना। कोई भी एक स्पीसीज हो वो प्रोड्यूस करती है। अब सवाल यह होता है कि क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है, वाई, क्यों करते हैं, कोई भी स्पीसीज जो होती है वो रिप्रोडक्शन क्यों करती है। देखो बेटा, आपको पता है कि सभी जीवों की अपनी एक लिमिटेड एज होती है, वो उस एज के बाद वो मर जाते हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन ना करें तो कोई भी स्पीसीज, सपोज करो कोई भी स्पीसीज अगर उसकी जो जीवन काल होता है, जो उसका लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन तक अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो वो स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी, ठीक ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा। इस चीज़ को भी जानते रहिएगा बेटा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बेटा, ठीक ना, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। देखो बेटा, सबसे पहले रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है कि बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखता है, ठीक ना। इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब रिप्रोडक्शन से क्या होता है बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की, जो जीवन की जो कंटिन्यूटी होती है वो कंटिन्यू बनी रहती है बेटा, ठीक ना। और इसमें ये होता है बेटा कि आपको पता है कि इसमें जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसमिट होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक। तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानते रहो कि ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखता है, इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना। बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव देयर लिमिटेड एज, ठीक ना। ऑल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज
बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव देयर लिमिटेड 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 एज। एज या आप इसको लाइफ स्पैन कह सकते हो। अभी हम समझेंगे लाइफ स्पैन क्या चीज़ है बेटा, ठीक ना। ऑल ऑर्गेनिज्म लिमिटेड एज एक्सेप्ट, ये भी याद रखिएगा, एक्सेप्ट। आप कहोगे सर कुछ जीव अमर भी होते हैं क्या, किसी जीवों की लिमिटेड एज ही नहीं होती? जी हाँ, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कभी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ये इमॉर्टल होते हैं, ये अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक सेल होती है, एक सेल से वो 2 सेल बन जाती है, तो ये थोड़ी मरा थोड़ी नहीं है, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें मरने की कहाँ सी बात आई, ठीक ना। एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा, आपको पता है कि सभी जीवों का जो होता है अपना, उनका जो जीवन काल होता है वो एक लिमिटेड होता है। एक लिमिटेड समय में क्या होता है बेटा, वो मर जाते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, एक न्यू प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग की जगह पे आपको कभी कभार प्रोजेनी दिखाई दे सकता है, ठीक ना। प्रोजेनी का मतलब भी संतान ही होता है बेटा, ठीक ना, कि एक न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनके लाइफ की जो कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक ना, कंटिन्यूटी बनी रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, क्या ये सदैव बनी रहती थी? तो फिर कुछ जीव हमारे बीच से विलुप्त क्यों हो गए? कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जैसे आप लोग सुनते होंगे, कई सारे जीव हैं बेटा जो अभी भी इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कंडीशंस में पड़े हुए हैं या रेयर हैं। अभी रेड डाटा बुक में हम आगे इकोलॉजी में उसको पढ़ेंगे ही। तो हमारे पास जो एक वास्ट डाइवर्सिटी हुआ करती थी जीवों की, वो क्यों विलुप्त हो गए? देखो बेटा, जैसे आप लोग डायनासोर का नाम सुनते हो, डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए? डोडो बर्ड्स क्यों विलुप्त हो गए? ये सब, अब जैसे स्टीलर्स काऊ वगैरह है, ये सब क्यों विलुप्ति के कगार पर हैं? तो क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि बेटा कुछ जीवों का जो होता है ना, कुछ जीवों का नेचुरल एक्सटेंशन होता है। नेचुरल यानी कोई अचानक कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में वो स्पीसीज पाई जा रही हो, वो कम्युनिटी पाई जा रही हो पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर सडन कोई नेचुरल डिजास्टर आए और एकाएक सबके सब मारे जाएं, वो विलुप्त हो जाते हैं। और कुछ जो सबसे खतरनाक है वो बेटा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ठीक ना। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कुछ जीव जो है वो क्या होते हैं बेटा, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक ना। रीजन ऑफ एक्सटेंशन आपसे कोई पूछ सकता है, तो पहला रीजन जो है जीवों की विलुप्ति का जो कारण है बेटा, वो पहला रीजन आप नेचुरल दे सकते हो, नेचुरल डिजास्टर दे सकते हो। दूसरा है आपका एंथ्रोपोजेनिस, जो सबसे खतरनाक यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कुछ जीव विलुप्त हो रहे हैं, ठीक। चलो ये चीज़ हो गया बेटा। हाँ, आपको दिख रहा है ना बेटा, ये क्लियर वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ठीक है बेटा। चलो, तो अब बेटा जैसे हम लोग क्लास 11th में बेटा चैप्टर में हम लोग क्लास 11th के जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बेटा कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सोचिएगा बात को कि मेरे सवाल का समझिएगा बेटा, आंसर इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या ये जरूरी है कि सभी जीवों में रिप्रोडक्शन होगा ही? नहीं बेटा, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये नोट कर लो, जितना बोल रहे हैं नोट करके लिखो, ठीक ना, नोट करके लिखो यहाँ पर, ठीक ना। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक ना। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि अब जरूरी नहीं कि सभी जीवों में रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि बेटा आपके आसपास अगर आप देखना चाहोगे तो आपके आसपास ऐसे कपल मिल जाएंगे, ऐसे हस्बैंड वाइफ मिल जाएंगे जो संतान की प्राप्ति कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनका फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकता है, कुछ ऐसे एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जिससे वो न्यू प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जो स्टेराइल कपल होते हैं, ठीक ना, बांझ दंपत्ति होते हैं। और जैसे हनी बी होता है बेटा, जो हनी बी में जो वर्कर हनी बी होता है वो स्टेराइल होता है। एग्जाम्पल नोट करते जाइए, ठीक ना। स्टेराइल कपल, वर्कर हनी बी, तथा एक म्यूल होता है बेटा, म्यूल खच्चर, जो घोड़ा गाड़ी वाला जो खींचता है, ठीक ना, जो बोझा ढोता है, ठीक, म्यूल, ये वाला म्यूल खच्चर, MULE, ठीक ना, म्यूल खच्चर, ठीक ना। ये सब बेटा जो होते हैं ना, ये सब जो होते हैं, लिख लिया ना बेटा। वर्कर हनी बी, एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, वर्कर हनी बी, स्टेराइल
स्टेराइल कपल, ठीक ना, स्टेराइल कपल, ठीक ना, बांझ दंपत्ति, म्यूल वर्कर हनी भी स्टेराइल कपल, ठीक ना, ये सब जो होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि ऐसे लोग जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हमारे ही बीच में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा फंडा है यार कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक। ये हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल को अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक ना। चलो अब देखो, हाँ, एक लाइन मैंने बेटा यहाँ पर नोट कर रखी है, आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ बेटा। व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई रिप्रोडक्शन एन इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शन। एक यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शन। मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। रिप्रोडक्शन इज द ओनली लाइफ प्रोसेस, नोट कीजिएगा बेटा, रिप्रोडक्शन इज द ओनली लाइफ प्रोसेस दैट इज ऑप्शनल फॉर द ऑर्गेनिज्म। सुनिएगा बेटा, एक शब्द यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर नोट करूंगा बेटा, क्योंकि ऐसे शब्द जो है बेटा नीट के क्वेश्चन में ऑप्शनल जैसे शब्द अगर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या आ गया है, ऑप्शनल, ठीक ना, ऑप्शनल, ठीक ना। क्या लिखा है बेटा, हेडिंग डालिएगा, व्हाई रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शंस, ठीक ना। वाई रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शन, ठीक ना। लिखिएगा बेटा, रिप्रोडक्शन इज द ओनली लाइफ प्रोसेस, समझिएगा, रिप्रोडक्शन इज द ओनली लाइफ प्रोसेस दैट इज ऑप्शनल, दैट इज कामा करके, दैट इज ऑप्शनल फॉर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक ना, ऑप्शनल फॉर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक ना, ऑप्शनल फॉर द ऑर्गेनिज्म, बट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ठीक ना, सर्वाइवल ऑफ लाइफ शब्द गलत होगा बेटा, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ठीक ना, जीवन के लिए जीवन यहाँ पर लाइफ नहीं लिखेगा, स्पीसीज लिखेगा बेटा, ठीक ना। देखो समझिएगा बेटा, यहाँ पर एक शब्द मिला आपको ऑप्शनल, ठीक ना। कोई जीव, सपोज अगर हम ह्यूमन की बात करें, कुछ ऐसे ह्यूमन आपके बीच मिल जाएंगे जो कि संतान की प्राप्ति नहीं करना चाहते, वो संतान को नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम चाहेंगे तो रिप्रोड्यूस करेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं रिप्रोड्यूस करेंगे। तो मतलब ये क्या है, ये हमारे लिए हुआ ना ऑप्शनल, रिप्रोडक्शन हमारे लिए हुआ ना ऑप्शनल। तो इस वजह से बेटा, ये रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है बेटा, रिप्रोडक्शन हमने बताया कि ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक ना। कुछ तो किसी फिजियोलॉजिकल कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कुछ अपनी इच्छा अनुसार नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, इस वजह से ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन एक शब्द यहाँ पर ये जुड़ा है बेटा कि जीवन की जो सर्वाइवल, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए अगर आपको यहाँ पर स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना बेटा। इसको नोट करो बेटा, इसको नोट करो जल्दी से, ठीक। चलो नोट किया, चलो मिटाते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बेटा थोड़ा सा ये जो है मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं बाउंस करके पूछ लिए जाते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बाउंसर पे भी छक्का मारना है यार, ठीक है, बाउंसर आएगी तो भी छक्का मारेंगे हम लोग, ठीक। चलो आगे देखिए, लाइफ स्पैन। देखो बेटा, लाइफ स्पैन क्या चीज़ है ये आपको तो पता होगा बेटा, ठीक ना। लाइफ स्पैन सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक लाइन में ही बात को खत्म करना है, ठीक ना। लाइफ स्पैन इज ए मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज ए मैक्सिमम
मैक्सिमम एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव, मैक्सिमम एन ऑर्गेनिजम्स कैन लिव, ठीक ना, ऑर्गेनिजम्स कैन लिव, ठीक ना। मतलब जीवन काल, हिंदी में सिंपल सा जीवन काल कह देते हैं कि बेटा जीवन काल क्या चीज़ है। जीवन काल वो एक अवधि होती है, जीवन काल वो एक अवधि होती है जिसमें एक जीव सरवाइव कर सकता है, ठीक ना, एक जीव अपने जीवन को बिता सकता है, ठीक ना। सपोज जैसे किसी भी जीव का जन्म होता है, जन्म के बाद उसका ग्रोथ होता है, ठीक ना, ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद उसका डेथ होता है, ठीक ना, उसका डेथ होता है, डेथ हो जाता है, ठीक ना। तो देखो बेटा किसी भी एक जीव का जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगा बेटा, उसकी वृद्धि होगी, वृद्धि करेगा, फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी, ठीक ना, डेथ होगी। तो अब इसी ग्रोथ के बाद, ठीक ना, ग्रोथ के बाद जब वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाता है तो उसी दौरान वो क्या करता है बेटा, रिप्रोड्यूस कर देता है, ठीक ना, रिप्रोड्यूस करेगा। तो रिप्रोड्यूस जो हुआ उसका जो जीव यहाँ पर बना उसी का ये बर्न हुआ। तो यही क्या होता है बेटा, यही लाइफ, यानी बर्न टू डेथ। सिंपल सी बात समझिए, बर्न टू डेथ, बर्न से डेथ के बीच को क्या कहते हैं बेटा, हम इसी को कहते हैं हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक ना, लाइफ स्पैन कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक ना। ये वाला लिख लेना बेटा, जीवन मतलब जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन कहते हैं। और एक चीज़ और, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटा, ठीक ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको भी समझिएगा बेटा। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चीज़ है, ठीक ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देख रहा है कि नहीं बेटा, बीच बीच में चेक करना पड़ता है, ठीक, एक मिनट बेटा, हाँ सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चीज़ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चीज़ है बेटा, जिसको आप सिंपली भाषा में आप औसत आयु कहते हैं, एवरेज एज, ठीक ना, एवरेज एज, यानी किसी भी जीवों का जो औसत आयु होता है वो कितना होता है, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी आधी पॉपुलेशन, सभी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, एक आदमी कितना जीवित रह सकता है वो तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि ये इतने से इतने साल तक जीवित रहता है। याद रखिएगा, उसकी अननेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, नेचुरल डेथ होना चाहिए, ठीक ना, नेचुरल डेथ में यानी इतने समय से लेकर के इतने समय तक वो जीवित रहेगा, बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसकी डेथ होनी चाहिए। तभी नहीं कोई पता चला कि किसी दुर्घटना में किसी एक्सीडेंटल डेथ हो गई या फिर किसी उसकी बीमारी से डेथ हो गई, कोरोना से डेथ हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बेटा वो लाइफ स्पैन नहीं होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो लाइफ स्पैन को सही तरीके से वो डिफाइन करता है। मतलब क्या है कि ये जो होता है बेटा, ये क्या होता है, इट इज़ द मीडियन क्या चीज़ है बेटा, मीडियन क्या चीज़ है, मीडियन का मतलब है हाफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन, हाफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक ना, हाफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन लिव टू दैट पॉइंट, ठीक ना, पॉइंट, ठीक। यानी किसी भी जीव, कोई भी एक जीव है, सपोज करो कोई भी एक, मैं ह्यूमन का एक मैं ऑर्गेनिज्म मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, ठीक ना। ये नीचे थोड़ा सा हो जा रहा है बेटा, दिख रहा है ना, हाँ अभी नहीं नीचे है, ठीक, समझिएगा बेटा। ह्यूमन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जैसे अगर मैं कह दूँ कि ह्यूमन का जो हमारे भारत में अगर मान लेते हैं कि 150 करोड़ आबादी है, कहने में भी शर्म आती है बेटा कि 150 करोड़ आबादी है, तो है मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो 150 करोड़ आबादी है, उस 150 करोड़ आबादी में मैं 75 करोड़ को ले रहा हूँ, 75 करोड़ यानी आधी पॉपुलेशन को ले रहा हूँ। तो जो हमारी आधी पॉपुलेशन है, उस आधी पॉपुलेशन का जब हम एवरेज एज निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, क्यों 50% छोड़ते हैं बेटा, क्योंकि कुछ ऐसे 50% ऑर्गेनिजम्स को इसलिए छोड़ देते हैं बेटा क्योंकि किसी न किसी की जो 50% जो हम छोड़ रहे हैं वो किसी दूसरे कारण से भी उनकी डेथ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है, चाहे वो किसी बीमारी से हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकता है या कोई भी रीजन हो सकता है। तो जो ये तो आधी पॉपुलेशन का हम निकालते हैं, तो जो एक सभी किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, किसी का 100 साल, किसी का 50 साल,
किसी का 90 साल, किसी का कुछ भी, जितना भी आ रहा है उन सब का हम एक डाटा लेते हैं। डाटा लेने के बाद उसका हम मीडियन वैल्यू निकालते हैं। जो स्टैटिक्स आप लोगों को शायद पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, स्टैटिक्स डाटा होता है, उसमें मीडियन वैल्यू निकालते हैं। तो जो मीडियन वैल्यू निकलती है उस आधी पॉपुलेशन की, तो वो जो आती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मैंने वर्ल्ड बैंक का एक डाटा लिया है जो थोड़ा सा आपको इस करंट टाइम पे जानना जरूरी है बेटा। करंट टाइम पे मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि जो कोरोना का पीरियड है, आप लोग विश्व भर में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, विश्व भर में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। उस डेथ में वो डेथ एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, भारत में वो डेथ कम हो रही है कोविड के कारण। तो वो डाटा यहाँ पर मैं नोट करने चल रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक करंट नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है बेटा। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया में जो है बेटा वो 68 से 68 से 72 ईयर है, ठीक ना, 72 ईयर्स है, ठीक ना। जो अमेरिका है यूएसए, ठीक ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 76 से लेकर के 78 ईयर है, ठीक ना, 78 ईयर है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हो, ठीक ना, ब्रिटेन कहते हो, यूनाइटेड किंगडम वो 79 से 81 है, ठीक ना, 79 से 81 है, ठीक। और जो है बेटा चाइना, ठीक ना, हमारा पड़ोसी देश चाइना, ठीक ना, 74 से लेकर के 76 ईयर तक ये इनका जीवित रहते हैं। इनकी एवरेज एज है बेटा। अब ये मत कह देना कि हमारी दादी तो 100 साल जी थी, इंडिया में तो 68 साल का है बता रहे हो। मैंने कहा ना बेटा कि हम एक मीडियन वैल्यू निकालते हैं। मेरी दादी भी जो है ना वो भी 100 साल के आसपास जी होंगी, उनका लाइफ स्पेन 100 साल के आसपास था। तो हम अपनी दादी को थोड़ी ना लेंगे, सभी दादियों को लेंगे, सभी दादाओं को लेंगे, तब जा कर के हम उसकी जो मीडियन वैल्यू निकालते हैं, तब जा कर के हमें सिर्फ इतना ही मिलता है, ठीक ना। चाइना हो गया, जापान हो गया, वो 82 से लेकर के 84 ईयर है। इटली, ये ऐसे देशों का मैंने नाम नोट किया है बेटा जिसमें जहाँ पर कोविड के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, ठीक ना। ब्राज़ील 73 से लेकर के 75, और कनाडा में भी काफ़ी प्रकोप फैला है इस समय। कनाडा में जो है 79 to 81 है, ठीक ना, 79 to 81। अब आप इसमें देखेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं आपको ये जनरल नॉलेज के लिए मैं ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेटा, समझने की बात है। देखिए समझना क्या है, इसमें सिंपल सा फंडा है। देखिए अब ये इतने देशों का 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 देशों का यहाँ पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखा है। ये सब क्या है बेटा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी एवरेज एज है, एवरेज एज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ स्पैन में कंफ्यूज ना होना बेटा। लाइफ स्पैन एक इंडिविजुअल स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक ना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एक पूरे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। चलो समझिएगा इसको। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का 68 से लेकर के 70 ईयर तक होता है। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, देखो बेटा, कोरोना जो है बेटा हमारे देश में लगभग 1.3% लोग कोरोना के कारण, जो 100% कोरोना के पेशेंट हैं 1.3% मर रहे हैं। लेकिन अदर कंट्रीज़ में देखा जाए तो ये 1.3% से लगभग ये 2% के आसपास रहते हैं, ठीक ना। अदर कंट्रीज़ में देखा जाए तो डेथ रेट जो है, जो डिसीज रेट है कोरोना के कारण, वो 2% है। हमारे देश में कम क्यों है, ठीक ना, हमारे देश में कम क्यों है। देखो आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है वो बुजुर्ग लोगों पर, जो ओल्डर पीपल हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। यानी जो 65 प्लस 65 साल के जो ऊपर लोग हैं, 65 प्लस ईयर के जो ऊपर लोग हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट करता है। अब देखो 65 साल से ऊपर हमारे देश में कितने लोग कितने बच रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 साल तक हो रहे हैं। 65 साल के ऊपर 3 से 5 साल तक हो रहे हैं। और यहाँ पर 65 साल से ऊपर क्या है, काफ़ी ज़्यादा एज है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, अधिक होगी एज़ कम्पेयर टू द इंडिया के तुलना में। अमेरिका में 65 साल से ऊपर के लोग क्या होंगे, अधिक होंगे। ब्रिटेन में क्या होंगे, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर भी अधिक होंगे, 79 to 81 है। चाइना वाले भी जो है वो हमसे अधिक जीते हैं। जापान तो रिकॉर्ड ही तोड़ दे, जापानी जो है रिकॉर्ड ही तोड़ते हैं भाई, वो तो हर चीज़ में आगे होते हैं, ठीक। टेक्नोलॉजी ले लो चाहे उनके ऐसा
ऐसा माना गया है कि जापानी कुछ एक ऐसा फूड खाते हैं जिससे उनकी जो लाइफ, जो जीवन काल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा कुछ रिसर्च में आया था, मुझे याद नहीं है, कुछ फूड में। तो देखो बेटा ये कितने साल जीते हैं, 82 से 84 साल। इटली भयंकर प्रकोप था, लाशों का अंबार लग गया था, इतने लोग मरे, 81 से लेकर के 83। ब्राज़ील में 73, यहाँ 73 से लेकर के 75, 79 से लेकर 81। अब देखो बेटा इंडिया में जो है महज कितना है, 68 टू 78 है, 70 है, 68 टू 70। तो देखो 65 साल के ऊपर के जो एज के लोग हैं हमारे इंडिया में कम हैं, लेकिन इन देशों में जो है वो ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या जो होती है, क्योंकि कोरोना 65 साल के ऊपर के लोगों को ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, उन्हीं को ही मारता है। तो इन देशों में क्या है, जो कोरोना से होने वाली मौतें हैं वो 2% के आसपास है। इंडिया में क्या है, 1.3%, उससे भी कम है, उससे भी कम है बेटा, ठीक ना, उससे भी कम है, 1.3% से भी कम है यहाँ पर। कि अभी जो है, अभी करंट डाटा देखा जाए तो वो 0% से भी 1% से भी कम होगा, ठीक ना। ये मैं ज़्यादा ही लिखा हूँ, ठीक ना, ज़्यादा ही लिखा हूँ। तो सोचिए यहाँ पर मौतों की संख्या ज़्यादा होगी कि यहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर 65 साल से अधिक लोग जहाँ पर जीवित रहेंगे वहाँ पर। अब इंडिया वाले कहते हैं कि बड़े हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हट, इम्यूनिटी क्या स्ट्रांग है, पहले इसको देखो। इम्यूनिटी कुछ नहीं स्ट्रांग है, सबकी लगभग इम्यूनिटी थोड़ी बहुत इधर उधर डिफर हो सकती है, सबकी डिफर हो सकती है, लेकिन जो 65 साल से अधिक जिनकी आबादी होगी वो ज़्यादा मरेंगे, जिनकी 65 साल से अधिक आबादी होगी वो कम मरेंगे। देख लो इंडिया को 68 टू 70% है। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा करंट नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया बेटा। चलो अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी ने बेटा एक नोट कर रखा है बेटा कि लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, ठीक। ये सिर्फ बेटा आपको करंट नॉलेज के लिए बताया मैंने, ठीक। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को याद रखिएगा, ठीक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चीज़ है, लाइफ स्पैन क्या चीज़ है, भूलने का नहीं, ठीक, बिल्कुल भी नहीं। चलो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन यहाँ पर दे रखे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए बेटा। डिफरेंट आप गूगल करोगे या फिर कुछ और आप कई और किताबों में देखेंगे तो आपको अलग अलग डाटा मिल सकता है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ यही आप याद रखिएगा। भरोसा कर सकते हो आप मुझ पर, ठीक ना, करते हो ना? हाँ करते हो, ठीक। चलो आओ इस पर। लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स जो होता है बेटा अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। चलो यहाँ पर दिया हुआ बेटा एलिफेंट, ठीक ना, एलिफेंट। बेटा मेरे से स्पेलिंग कहीं कहीं गलती हो जाएगी तो माफ़ कर देना, हाँ। एलिफेंट जल्दबाजी में लिखता हूँ बेटा। 60 से 90 ईयर, ठीक ना, 60 से 90 ईयर। डॉग ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड होता है ये, ठीक ना, बेस्ट फ्रेंड होता है। कोई अगर किसी को कुत्ता बोल देता है तो गुस्सा आ जाता है कि हमको कुत्ता बोल दिया, लेकिन बेस्ट फ्रेंड होता है ह्यूमन का। 20 से 30 साल होता है बेटा, ठीक ना, 20 से 30 साल होता है। एक मिनट बेटा, हाँ 20 से 30 साल। चलो बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत होती है देखने में, बटरफ्लाई, बट बेचारी बहुत कम जिंदा रहती है, 1 से 2 वीक्स तक ही जिंदा रहती है, 1 से 2 वीक्स तक। क्राउ, ठीक ना, कौआ। बेटा एक चीज़ और बता दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक काम कीजिएगा, इन सब का जितने ऑर्गेनिजम्स मैं लिख रहा हूँ इन सब का आप लोगों को साइंटिफिक नेम के साथ लिखना है। एग्जामिनर क्या करता है, अब एग्जामिनर तो होते ही हैं सनकी मूड के, ठीक, तो पता चला कि किसी का साइंटिफिक नेम दे करके उसका लाइफ स्पैन पूछ लिया तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। तो थोड़ा सा एक काम करना, ये इसका आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में सबका साइंटिफिक नेम भी लिख लेना बेटा, ठीक ना, गूगल करके आप लोग लिख लेना। अगर नहीं लिख पाते हो तो मुझे बता देना यार, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक ना। चलो क्राउ जो है बेटा, क्राउ 15 साल है, ठीक ना, 15 साल। किसी में वीक लिखा है किसी में ईयर लिखा है बेटा, कंफ्यूज ना होना बेटा। पैरट बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स होता है पैरट, रिकॉर्ड तोड़ा है बेटा, 140 साल, आपकी 2 पीढ़ियों का, आपके दादाजी की कहानी जानता होगा ये, ठीक। बोलता होता तो अभी आपकी
सब बता देता कि आपके दादाजी ऐसे थे, वैसे थे, आपकी दादी वैसी थी। ठीक। क्राउ पैरट हो गया। काऊ, काऊ 20 से 25 साल काऊ हो गया। हॉर्स, हॉर्स जो है बेटा वो 60 साल जीवित रहता है हॉर्स, ठीक ना। क्रोकोडाइल्स 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है बेटा, रेप्टिलिया है, 60 साल जीवित रहता है क्रोकोडाइल्स। फ्रूट फ्लाई इम्पॉर्टेंट, फ्रूट फ्लाई FRUIT, फ्रूट फ्लाई, ठीक ना, दिखाई दे रहा है फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसके बारे में हमको आगे भी और डिटेल से पढ़ना है जेनेटिक्स में, ठीक ना। ड्रोसोफिला ये 30 दिन जीवित रह सकती है, 20 डेज, और कभी कभार 4 वीक अगर लिख दिया ना, खोपड़ी ना घुमा लेना अपनी, ठीक ना, 4 वीक, ठीक ना, 30 डेज, ठीक। और मैं ऊपर मिटा रहा हूँ बेटा, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ठीक ना, नोट कीजिए। हो गया, मिटा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक ना, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। देख लिया होगा यार, अरे टेक्नोलॉजी है, वीडियो को ऐसे पॉज करो, लिख लो, फिर उसके बाद लिख दो, ठीक ना। चलो कहाँ तक लिखा मैंने? फ्रूट फ्लाई लिखा, ठीक ना। फ्रूट फ्लाई के बाद क्या है बेटा? कछुआ, टॉर्टाइज ये कम नहीं है, ठीक ना, 150 साल जीता है। गुलाब का फूल, रोज़ 5 से 7 साल जीवित रहता है, ठीक। बनाना 25 साल, ठीक ना, 25 साल। राइस प्लांट, पैडी जिसको कहते हो, ठीक ना, राइस प्लांट 3 से 4 महीने में चावल आपको दे देता है, मंथ, ठीक ना, मंथ। बनियान ट्री, बरगद, बनियान ट्री, बाप 200 साल। इससे ज़्यादा तो सिकोया, एक जिम्नोस्पर्म है, वो 2000 साल जिंदा रहता है। सिकोया, सोचो पहले कितना विशाल पौधा होगा, 2000 साल जीवित रहता है, ठीक। वो होता है सिकोया, ठीक ना। चलो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक ना। 32 मिनट हो गया, पता भी नहीं चला, ठीक। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन को, ठीक ना। देखो NCERT का पेज नंबर 5 को देखिए बेटा, ठीक ना। NCERT का मैं पेज नंबर 5 को मैं वर्ड टू वर्ड NCERT बेटा देख लीजिए क्या लिखा है बेटा। रिप्रोडक्शन डिफाइन एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि एक यंग ऑर्गेनिजम्स, जो एक ऑर्गेनिजम्स होता है, एक यंग वन का मतलब है कि एक नवजात को या ऑफस्प्रिंग को अपने सिमिलर जन्म देता है बेटा, ठीक ना। तो ऑफस्प्रिंग का जन्म होगा, उसके बाद वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर भी वो रिप्रोड्यूस करेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक ना। देखो बेटा NCERT को आप लोग पढ़ते रहिएगा, ऐसा उसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक। एक मिनट बेटा, नोट कर लिया था ना इसको, उम्मीद है नोट ही कर लिया होगा, ठीक। चलो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी अभी जैसे मैंने बताया था यार, क्या होगा, बर्थ करेगा, बर्थ होगा, उसका ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, वो भी रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक ना, वो भी रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक ना, डेथ हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक ना, वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, ठीक ना। रिप्रोडक्शन इनेबल टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया बेटा, ठीक ना। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने थोड़ा सा बेटा जिक्र करना चाहा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वाई रिप्रोडक्शन, ठीक ना, वाई रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ठीक ना, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को तो बनाता है। दूसरा चीज़ इट इनहेरिट द जेनेटिकल ट्रेड्स
वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक ना। जो जेनेटिकल जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण भी होते हैं, ठीक ना। ये एक लाइन नोट कर लीजिएगा बेटा, इट इनहेरिट द जेनेटिकल ट्रेट्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक ना, या फिर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हालांकि हम इसको जेनेटिक्स में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक ना। चलो ये हो गया बेटा। हाँ, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेंस, ये बेटा हम नेक्स्ट जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है इसको हम उसमें देखेंगे बेटा, ठीक ना। अब देखिए बेटा, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं बेटा, ठीक ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रकार कितने हैं, ठीक ना। देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो ही प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में ही वेजिटेटिव होता है, अभी हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखिए बेटा इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। देखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसको पहले समझ लो बेटा, ठीक ना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ओनली वन पेरेंट्स इवॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व यानी कहने का मतलब है ये होता है यूनी पेरेंटल होता है, यूनी पेरेंटल होता है, यानी मेल फीमेल इसमें कुछ नहीं आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक ना। यूनी पेरेंटल होता है, ठीक ना। अकर्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ठीक ना, अकर्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। नोट करते जाइएगा बेटा, नोट करते जाइएगा, ठीक ना। अकर्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, यानी इसमें जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जानते हो ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक ना, वो मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होता है। अब चलो, अब इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, ऑफस्प्रिंग को कभी कभार हम प्रोजेनी भी कहते हैं, ठीक ना, प्रोजेनी संतान, ठीक ना। ऐसे शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, प्रोजेनी, यंग वन, ठीक ना, यंग वन मतलब नया बच्चा, ठीक ना, नया बच्चा, यंग वन। आर आइडेंटिकल मतलब कि जो संतान होगी वो आइडेंटिकल होंगे किसके, पेरेंट से, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, ठीक ना। वो अपने पेरेंट के, अब यहाँ पर पेरेंट में ये मत पूछ लेना कि मम्मी के कि पापा के, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल सेपरेट नहीं होते हैं, यानी जो भी उसको जन्म दे रहा है बाई एसेक्सुअल मोड से वो उसी के बिल्कुल समान होंगे, ठीक ना, वो उसी के बिल्कुल समान होंगे। तो अब आइडेंटिकल का मतलब है, ठीक ना, आइडेंटिकल जो होता है बेटा, आइडेंटिकल वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होगा, ठीक ना। आइडेंटिकल यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, यानी जैसा उसका डीएनए होगा वैसा उसके बेटवों का भी डीएनए होगा। बेटवा बिटिया मत कहना, क्योंकि वो मेल फीमेल उसमें सेपरेटेड नहीं होते हैं, ठीक ना। यानी उसकी अगली संतान का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा वो अपने उसके पेरेंट्स के बिल्कुल 100% सिमिलर होगा। कोई अगर एनवायरमेंटल कोई अदर बाहर से कोई म्यूटेशन ना हुआ हो तो, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखना है बेटा, हाँ, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सिमिलर, ठीक ना, सिमिलर। यहाँ पर एक क्लोन शब्द इंपॉर्टेंट, क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी, डुप्लीकेट, बिल्कुल टू कॉपी होना, यानी कि जो जैसा अगर पेरेंट होगा, पेरेंट अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसका जो बच्चा होगा, उसका जो भी यंग वन होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के 100% समान होगा। कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके डीएनए को म्यूटेट ना करे तो, ये भी एक्सेप्शन भी समझना बात को, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको जो है अगर उसको यहाँ पर डिसिमिलर कर सकता है, ठीक ना। लेकिन जब उसका रिप्रोड्यूस हुआ होगा उस टाइम वो अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होगा, 100% समान होगा। 100% समान होने की वजह से एक शब्द को यहाँ पर डिजाइन किया गया है जिस शब्द का नाम है क्लोन, ठीक ना, दिख रहा है, हाँ, क्लोन। चलिए ये हो गया बेटा क्लोन, चलो ठीक ना, क्लोन। अब है बेटा, अब देखो यहाँ पर
अब इसमें देखो, नोट कर लिया ना बेटा, थोड़ा सा चलो इस जगह है बेटा, ठीक ना, थोड़ा सा चलो इसी में नोट करते हैं। इन्वॉल्व कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है सेक्सुअल मोड होगा तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा। इन्वॉल्व टू पेरेंट। अब देखो बेटा, टू पेरेंट, जब टू पेरेंट होंगे तो जाहिर सी बात है वो बाई पेरेंटल होगा। ज़्यादा दूर चला गया क्या यार, नहीं ठीक है। इन्वॉल्व्स बाई पेरेंटल, ठीक ना, बाई पेरेंटल। अब जाहिर सी बात है गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ था, अकर्स विथ गैमेट फॉर्मेशन। अरे अभी तो सब सत्यानाश हो जाता, अभी देख लिया, अकर्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। ये देखो बेटा, करेक्ट करो अभी तुरंत, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाता, ठीक ना। हालांकि आप लोग समझदार हो, पकड़ लेते अभी तुरंत कि अरे सर वहाँ तो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक ना, अकर्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। इसमें अकर्स विथ और विदाउट, अरे ये क्या हो गया, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। अभी कहोगे सर उसमें भी इसमें भी क्या खचरा कर दिए हो, ठीक ना। अभी बता रहे हैं विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, ध्यान से देख लो, उसमें लिखा है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, ठीक ना, विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक ना, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, ठीक ना, एसेक्सुअल। एक मिनट, अभी ये सेक्सुअल वाला उसको चलो अभी इसमें विथ अभी उसको हटा दे रहे हैं बेटा, ठीक ना, विथ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक। तो अभी बताते हैं, वो विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हो जो है ना बेटा, एसेक्सुअल हो सकता है, इसमें विथ और विदाउट इसमें होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक ना। अभी जो बेसिक है उसको नोट करो, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जो एनसीईआरटी में एक शब्द दिया हुआ है बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पर एक जगह वर्ड दिया गया है बेटा, जो पेज नंबर 5 पे जो सेकंड पैराग्राफ है, मैं अभी बता रहा हूँ बेटा। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी बताते हैं, ठीक ना, अभी बताते हैं। यहीं पर लिख लो बेटा, यहीं पर लिख लो। तो एक लाइन, एक काम करो, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर्स विथ और विदाउट, ठीक ना, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। नोट्स चेक करेंगे सबका, पहले से बोल दे रहे हैं, ठीक है। अकर्स विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पर अकर्स विथ गैमेट फॉर्मेशन इसमें होगा बेटा, ठीक ना, गैमेट फॉर्मेशन होगा। और पेरेंट्स जो हैं क्या होंगे बेटा इसके, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किए गए संतान होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक ना, आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक ना, आइडेंटिकल नॉट जेनेटिकली सेम, ठीक ना, जेनेटिकली सेम भी नहीं होंगे, नॉट आइडेंटिकल और नॉट जेनेटिकली सेम, यानी वो जेनेटिकली क्या होंगे, सेम भी नहीं होंगे बेटा, ठीक ना, जेनेटिकली सेम भी नहीं होंगे। आइए थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग को घन चक्कर कर सकता है कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर दो शब्द मिल गया, ठीक ना। एक एनसीईआरटी में दिया है बेटा, सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है बेस्ड ऑन वेदर देयर पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ 2 टाइप्स, ठीक ना। यहाँ पर बता रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 प्रकार का होता है। अब रिप्रोडक्शन का जो एडाप्टेशन है बेटा, कुछ जीव रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, ठीक ना, कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो ये जो टाइप्स है बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है, मैं सेकंड पैराग्राफ को पढ़ ही रहा हूँ, सुनिएगा। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पर जो है जीवों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक, और ये अपने ऑर्गेनिजम्स को अपने ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने में और मल्टीप्लाई करने में कई प्रकार के मैकेनिज्म्स को इन्होंने डेवलप किया है। और ये ऑर्गेनिजम्स ने जो रिप्रोड्यूस करने के जो मैकेनिज्म्स को डेवलप किया है, ये मैकेनिज्म जो होता है बेटा, ये मैकेनिज्म उसके हैबिटेट्स और इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कोई जीव कहाँ पर रह रहा है, कोई वाटर में रह रहा है, ठीक ना, कोई सॉइल के अंदर रह रहा है, कोई पैरासाइट है, ठीक ना,
कोई टेरेस्ट्रियल है। तो ये सब जीव जो होते हैं अपने सुविधा के अनुसार रिप्रोडक्शन के एडाप्टेशन को इन्होंने एडाप्ट किया है कि किस प्रकार का हमें रिप्रोडक्शन करना है, एसेक्सुअल करना है कि सेक्सुअल करना है। फिर उसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन वेदर दे आर पार्टिसिपेटेड ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें रिप्रोडक्शन में तो वो एसेक्सुअल होगा, अगर दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सेक्सुअल होगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो बाइसेक्सुअल होंगे तो इसका मतलब वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो कंफ्यूज ना होना, जो जीव बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और जो सिंगल पेरेंट से अगर कोई भी नया जीव बन रहा है तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब उसी में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए बेटा क्या लिखा है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट गैमेट, ठीक ना, विथ आर विदाउट गैमेट, समझिएगा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। आपको मैं थोड़ी सी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा बेटा, उसके बाद और ज़्यादा डिटेल्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक शब्द मिला कि एसेक्सुअल जो होता है विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस चीज को बेटा आप लोग अभी तुरंत समझना है। देखो बेटा, बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी एक ऐसा छोटा सा वर्ड लिख दिया है जहां पर आप लोग का ध्यान नहीं जाता है, उसको आप समझिएगा बेटा, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। देखो बेटा, कुछ जीव ऐसे होते हैं, ठीक ना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में नोट कीजिएगा हनी बी, ठीक ना, हनी बी समझिएगा, जो हनी बी होता है, ठीक ना, जो हनी बी होता है, ये हनी बी जो क्वीन हनी बी होती है, क्वीन हनी बी होती है, क्वीन ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है, ये अंडे जो देती है, जो एग लेइंग करती है, तो एग लेइंग जो करती है तो कुछ अंडे ऐसे देती है जो फर्टिलाइज होते हैं, कुछ अंडे ऐसे देती है जो अनफर्टिलाइज होते हैं, ठीक ना। तो फर्टिलाइज एग जो हैं वो तो बेटा जाहिर सी बात है कि डिप्लॉयड होंगे, ठीक ना, और अनफर्टिलाइज एग जो हैं वो हैप्लॉयड होंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो अंडे थे, जो एक्स थे वो दो प्रकार के हो गए, ठीक ना। वो जो एक्स क्या है बेटा, वो गैमीट है, ठीक ना। एक्स जो है, अभी आप कंफ्यूज फिर हो सकते हैं, रुकिएगा, जो क्वीन जो है यहाँ पर क्वीन हो गया, यहाँ पर ड्रोन हो गया, ड्रोन को हम मेल कहते हैं, ठीक ना। हनी बी के ड्रोन को हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं, ठीक ना, और ये मेल हो गया। अब क्या किया, अभी आप इसको हटाइए, ठीक ना, ये क्या किया, ये बनाया क्या, स्पर्म, ये क्या बनाया, ओवा, ठीक ना, ओवा या एग बनाया, समझिएगा, ओवा या एग बनाया। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर 100 ओवा या एग हैं और यहाँ पर मात्र 50 स्पर्म हैं। तो 50 स्पर्म जो हैं फर्टिलाइज करेंगे तो 50 ओवा जो है क्या हो जाएंगे बेटा, फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक ना। 50 ओवा जो है, 50 ओवा या एग, 50 एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, और 50 एग जो है वो क्या होंगे, अनफर्टिलाइज होंगे, ठीक ना, अनफर्टिलाइज होंगे। तो बना क्या था, ये एक क्या है, ये एक तो है तो एक्चुअल में गैमीट, लेकिन ये वाला एक फर्टिलाइज हो गया, ये वाला एक फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाते हैं एक नए हनी बी में, ठीक ना, एक नए हनी बी में डेवलप कर जाते हैं, जो कि ड्रोन ही एक्चुअल में बनाते हैं, ठीक ना। ड्रोन का मतलब है मेल हनी बी को हम ड्रोन कहते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ड्रोन हनी बी में डेवलप कर जाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है बेटा पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। तो अब बताइए, गैमेट का फॉर्मेशन तो हुआ, समझिएगा बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन तो हुआ, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाएगा, और जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गैमेट बने, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हैप्लॉइड गैमेट ही यदि वो डेवलप कर गया,
विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो कौन सा मोड हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना। तो याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विथ आर विदाउट गैमीट दिया हुआ है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, इस वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप हनी बी लिख लीजिए, हनी बी लिख लीजिए, और बेटा एक 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 एल्गी भी होता है बेटा, उस एल्गी का नाम लिख लीजिएगा बेटा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में एक विशेष प्रकार का स्पोर्स बनता है जिसको एजाइगो स्पोर कहते हैं, एजाइगो स्पोर कहते हैं। ये भी स्पाइरोगायरा बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर जाता है, समझना बात को बेटा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही स्पाइरोगायरा में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। स्पाइरोगायरा एक प्रकार का एल्गी है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये डेवलप कर जाता है। और ये एजाइगोस्पोर्स जो है बेटा एक गैमीट होता है, एक गैमीट बना है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। तो मतलब विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक ना। होप कि बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा बेटा तो जो हम लोग डाउट सेशन लेते रहेंगे उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे बेटा। चलो अब यहाँ पर अब हम आएंगे बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल करेंगे, ठीक ना। पहले अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल करेंगे, डिटेल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा फोड़ेंगे इसको, ठीक ना। अच्छे से पढ़ना है बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप लोग पूरी 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 शिद्दत के साथ पढ़िएगा बेटा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, डाउट सेशन में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक।